नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में जाति आधारित जनगणना को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के दौरान आर्थिक आधार पर सर्वे कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की थी। ज्ञानव्यापी पर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन हजारों की भीड़ ने मस्जिद को तोड़ दिया। आडवाणी इसे दुखद दिन बताते हैं, लेकिन फडणवीस, ठाकरे और अन्य तोड़ने का श्रेय लेते हैं। ओवैसी ने कहा कि इनके मन में अदालत के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ओवैसी ने कहा कि कहा जा सकता है कि संघ परिवार के गुंडे मोदी या भागवत की नहीं सुनते हैं, क्योंकि दोनों ने लिंचिंग की निंदा की थी। क्या लिंचिंग थम गई? हमने रामनवमी के जुलूस के दौरान भी देखा। मतलब है ये सब थमेगा नहीं, बस रोकने का एक ढोंग है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक तरफ तो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्या खोजना, जबकि दूसरी तमाम दक्षिणपंथी संगठन उनकी सलाह को अंगूठा दिखाते हुए मस्जिदों में पूजा करने का ऐलान कर रहे हैं। कर्नाटक के मांड्या जिले में श्रीरंगपटना की शाही जामा मस्जिद में कुछ हिंदू संगठनों ने 4 जून को पूजा करने की घोषणा की है। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है और वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव की अनुमति नहीं देता, लेकिन उस कानून को ताक पर रखकर कुछ संगठन माहौल खराब करने पर आमादा हो गए हैं। हिंदू संगठनों का दावा है कि मस्जिद एक हनुमान मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। बहरहाल श्रीरंगपटना तहसीलदार श्वेता रविंद्र ने प्रतिबंध आदेश लागू कर दिया है। यूपी के कानपुर शहर में शुक्रवार को 2 समुदायों में आपस की झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। खबरों के मुताबिक पुलिस ने कुछ स्थानीय लोगों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद यतीम खाना के पास बेनीगंज इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए थे। हिंसा की घटना ऐसे समय हुई जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने गाँव आए हुए हैं। पीएम मोदी समेत तमाम वीवीआईपी मौजूद हैं। जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम युवक बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि पुलिस नूपुर के खिलाफ कानपुर में भी एफआईआर दर्ज करे। इसके बाद एक समुदाय के लोग बाजार बंद कराने लगे। इस पर दूसरे समुदाय ने विरोध किया। इसी दौरान पुलिस आ गई। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। कानपुर में हुई हिंसा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए भी पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा किए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है, उसके लिए भाजपा नेता को गिरफ्तार किया जाए। हमारी सभी से शांति बनाए रखने की अपील है। कश्मीर में एक के बाद एक हो रही टारगेट किलिंग के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अहम बैठक की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा से जुड़े तमाम आला अफसरों के साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के कुछ आला अफसर भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों के बारे में भी बातचीत हुई। गुरुवार को अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और जम्मू से आने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ भी बैठक की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गहन चर्चा हुई थी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर पंडित हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद घाटी में खौफ का माहौल है। कश्मीरी पंडित एक बार फिर वहां से जाना चाहते हैं और नया विकल्प तलाश रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ कश्मीरी पंडितों की ओर से लगातार प्रदर्शन हुए हैं। इस बीच हाल के विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहने वाले और शेखपुरा कैंप के निवासी 40 वर्षीय अमित कौल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हम सभी जम्मू वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने 5 सहयोगियों के साथ पहले ही शिविर छोड़ चुका हूँ। जम्मू के लिए रवाना हो चुके एक अन्य कश्मीरी पंडित कर्मचारी ने कहा, कश्मीर में अब अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं बची है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कश्मीर में हाल कैंप में लगभग 45 परिवार अपने परिसरों तक ही सीमित हैं और उनमें से कई ने कहा कि वो वहां से जाने के लिए तैयार हैं। कैंप में रहने वाले अरविंद पंडिता ने कहा कि हम सभी एक दूसरे से राय परामर्श कर रहे हैं कि हम कब जा सकते हैं। सभी कर्मचारियों के बीच आम सहमति है कि हमें यहाँ से जाना है। हम अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर जारी की गई अमेरिकी रिपोर्ट पर भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। भारत की ओर से कहा गया कि हमने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिपोर्ट जारी करने और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा गलत सूचना देने वाली टिप्पणियों को नोट किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा कि हम आग्रह करेंगे कि पक्षपाती विचारों से आधारित मूल्यांकन से बचा जाना चाहिए। बता दें, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में साल 2021 में पूरे साल अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से भारत द्वारा तेल खरीद पर अनुचित आलोचना पर एक बार फिर पलटवार किया। रूस से भारत के तेल आयात का बचाव करते हुए एस जयशंकर ने जोर देकर कहा, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन संघर्ष विकासशील देशों को कैसे प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि केवल भारत से ही सवाल क्यों किया जा रहा है, जबकि यूरोप यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से गैस का आयात जारी रखता है। इस सवाल के जवाब में कि क्या रूस से भारत का तेल आयात यूक्रेन में चल रहे युद्ध की फंडिंग नहीं कर रहा है, इस पर एस जयशंकर ने कहा, देखिए मैं तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। अगर तेल खरीदकर भारत युद्ध में रूस की फंडिंग कर रहा है तो मुझे बताओ, तो रूस से गैस खरीदना युद्ध में फंडिंग नहीं है क्या? भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, यह केवल भारतीय पैसा है जो रूसी तेल के जरिए युद्ध के लिए जा रहा है, और क्या रूस से गैस खरीदकर यूरोप के देश ऐसा नहीं कर रहे हैं? यही नहीं, एस जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी कुछ यूरोपीय देशों के हितों को ध्यान में रखकर लगाए गए। भारतीय विदेश मंत्री ने यह बात शुक्रवार को स्लोवाकिया की संस्था ग्लोबसेक में कही। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से भारत द्वारा तेल खरीदने पर कहा कि अगर पश्चिम यूरोप अमेरिका के देश इतने चिंतित हैं तो वो ईरानी तेल को बाजार में क्यों नहीं आने देते, वो वेनेजुएला के तेल को बाजार में क्यों नहीं आने देते। इसके साथ ही एस जयशंकर से जब यूक्रेन रूस जंग में भारत के रुख को लेकर सवाल पूछा गया और कहा गया कि क्या भारत उभरते हुए विश्व नेता के रूप में बिना कोई पक्ष लिए बैठा रह सकता है, जयशंकर ने कहा कि हम एक टकराव में इसलिए आए कि दूसरे में मदद मिलेगी, ये अब काम नहीं कर सकता। चीन के साथ हमारी कई समस्याएं हैं और इसका यूक्रेन रूस के साथ कुछ लेना देना नहीं। ऐसे कई विषय हैं जिन पर यूरोप नहीं बोला है। यूरोप को इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। सच ये है कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या नहीं है। यूक्रेन और रूस को लोग चीन से जोड़ रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि चीन और भारत के बीच जो कुछ हो रहा है वो यूक्रेन से बहुत पहले से है। उत्तराखंड में चंपावत सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी जीत हासिल की है। धामी ने 54,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को हराया। विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस का प्रदर्शन इस उपचुनाव में भी बेहद खराब रहा है। 31 मई को यहां वोट डाले गए थे। इस जीत के साथ ही धामी का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए रास्ता साफ हो गया है। बता दें, पुष्कर सिंह धामी विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी सीट खटीमा से हार गए थे। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने हराया था। केरल उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उमा थॉमस ने जीत हासिल कर ली है। 31 मई को केरल के त्रिक्कारा में उपचुनाव हुआ था, जिसके लिए आज वोटों की गिनती की गई। इस क्रम में कांग्रेस उम्मीदवार उमा थॉमस शुरू से ही आगे चल रही थीं। 2 बार त्रिक्कारा से कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था, जिसके बाद उपचुनाव कराया गया। 2021 में थॉमस 14,300 वोटों से जीते थे, लेकिन उनकी पत्नी उमा और अधिक अंतर से जीतने जा रही हैं। हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की से मर्सिडीज कार में कथित तौर पर कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ और गैंगरेप किया। सभी 5 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस सूत्रों ने कहा, एक विधायक का बेटा भी कथित रूप से इस घटना में शामिल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन ने यह मामला बुधवार 1 जून को दर्ज किया था। शुरू में घटना में शामिल 3 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 17 साल की लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया और पुलिस ने अब मामले को बदल दिया है और इसमें आईपीसी की धारा 376 यानी कि गैंगरेप से जोड़ दिया है। बीजेपी ने इस भयावह घटना की कड़ी निंदा की है। तेलंगाना बीजेपी ने कहा, इस अपराध के 5 आरोपियों में से एक व्यक्ति पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमएम के विधायक का बेटा और दूसरा अल्पसंख्यक अध्यक्ष का बेटा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आवाम पर शहबाज शरीफ सरकार ने महंगाई का एक और बम फोड़ दिया है। शरीफ सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने 26 मई की रात को ही पेट्रोल और डीजल में 30 रुपये बढ़ाए थे। इस नई बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 209 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 204 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इस तरह एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये बढ़ाए गए हैं। मिट्टी का तेल भी काफ़ी महंगा हो गया है और ये 181 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के महंगा होने से गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर तोड़फोड़ भी की है। पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेने के लिए लगातार कीमतें बढ़ाई जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने घी और खाद्य तेलों की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। ये बढ़ोतरी बीते बुधवार से लागू हुई है। घी की कीमत 208 रुपये प्रति किलो, जबकि खाद्य तेलों की कीमत 213 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इस बढ़ोतरी के बाद घी 555 रुपये प्रति किलो और खाद्य तेल 605 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। ये पाकिस्तान में अब तक घी और खाद्य तेलों के सबसे ज़्यादा दाम हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।